Welcome on your YouTube channel ComLaw. CompTeria. CompTeria provides question often confused in examination hall series. Now we studied the very important topic from the concerned lecture Indian Polity and Constitution. CompTeria एजुकेशन चैनल ने चलाया क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देते हैं प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी द कंसर्न लेक्चर इन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कल पढ़ा था एनडीसी के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राज्यों की विधायी, वित्तीय और शासकीय स्वायत्तता संबंधी मांगे। देखिए, समय समय पर अनेक राज्यों व राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई। स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए ये ऑटोनॉमी की बात हो रही है। स्वायत्तता का अलग अलग मतलब होता है। राज्यों की विधायी, वित्तीय और शासकीय स्वायत्तता संबंधी मांगों में समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई थी, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब होता है। किस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता को देखते हैं, स्वायत्तता को देखते हैं, लेकिन कभी इन मांगों के पीछे कभी इन मांगों के पीछे ऐसी इच्छा होती है, कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए। और राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्णता की बात हो रही है कि राज्यों को ज्यादा और महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक कई राज्यों ने मांग की इस तरीके, जैसे तमिलनाडु है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, और दलों ने भी मांग की स्वायत्तता की, और दलों ने स्वायत्तता की मांग की थी, ऑटोनॉमी। ये था राज्यों की विधायी, वित्तीय, शासकीय स्वायत्तता की संबंधी मांगे। और एक ऐसी मांग की गई कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन, मतलब कि स्वतंत्र
साधन होने चाहिए, उसको निर्भर न होना पड़े केंद्र पर, वो अपने आय के स्वतंत्र साधनों को विकसित करे और संसाधन जो रिसोर्सेस हैं स्टेट के, उन पर उनका ज्यादा हक होना चाहिए। रिसोर्सेस पर स्टेट में जो रिसोर्सेस लाई करते हैं उन पर ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। जैसे किसी स्टेट में यूरेनियम निकल रहा है तो उस पर ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए, किसी स्टेट में पेट्रोलियम निकल रहा है तो उस पर उस कंसर्न स्टेट का ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो इसे ही वित्तीय स्वायत्त, इसी बात को, इसे ऐसे व्यवहार को वित्तीय स्वायत्तता कहते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऐसे ही व्यवहार को बोलते हैं वित्तीय स्वायत्तता। देखिए, राज्यों की विधायी, वित्तीय और शासकीय स्वायत्तता संबंधी मांगों में हम जो कंसर्न लेक्चर पे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि कभी कभी इन स्वायत्तता की मांगों के पीछे ऐसी इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदल दिया जाए और राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए, जिससे कि समय समय पर अनेक राज्यों और दलों ने स्वायत्तता की मांग की थी, ऑटोनॉमी की। और एक अन्य मांग ऐसी की गई राज्यों द्वारा कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर, जो भी संसाधन कैसे कि जो संसाधन उस राज्य में पाए जाते हैं उन रिसोर्सेस पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए, और इसे ही वित्तीय स्वायत्तता कहते हैं। अगला बिंदु डिस्कस करते हैं हम। इस तरह की ऑटोनॉमी पावर्स के लिए जो हम अपील करते हैं, तो ऐसी ही ऑटोनॉमी पावर को बोलते हैं फाइनेंशियल। 1977 की हम अगर डिस्कस करें मैटर को, इन 1977 में वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की वामपंथी सरकार थी, वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। वामपंथी सरकार ने 1977 में, वेस्ट बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए, मतलब कि री एक्सप्लेन करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया, छापा। क्या प्रकाशित किया दस्तावेज? और तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगे, पंजाब भी देखिए स्वायत्त होने की मांगों में भी, तमिलनाडु भी स्वायत्त होने की मांग करता है, ज्यादा वित्तीय, देखिए पैसे पर डिपेंड कर रहे थे, तो ये ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करना चाहते हैं। तमिलनाडु और पंजाब अधिकार हासिल करने की मंशा हुई थी, हासिल करने की मंशा छुपी हुई है, छुपी हुई है। और स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू को देखें, का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों, अब जैसे वित्त पे हो गया, संसाधनों पे हो गया, अब प्रशासकीय शक्तियों की बात करते हैं। ये प्रशासकीय शक्तियों से रिलेटेड है कि प्रशासकीय शक्तियों से भी आपको चाहिए कुछ स्वायत्त अधिकार संबंधित है।
विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण, जो कि सेंट्रल का या यूनियन का नियंत्रण है, इसको जो है कम करना चाहते हैं, केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट की बात कर लीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा होल्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पूरा होल्ड है किस पर? दिल्ली पुलिस पर। तो दिल्ली के जो सीएम हैं उनकी सारी बातों को दिल्ली पुलिस नहीं मानती, कहीं कहीं केंद्र की ज्यादा भूमिका होती। तो ऐसा ही होता है कि प्रशासनिक तंत्र पर जो नियंत्रण होता है, ये बात की गई। और इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग, अब बात करें तो और कौन सी? इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग को देखें, ऑटोनॉमी की जो डिमांड है, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर भी होती है। सांस्कृतिक एवं भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है, मुद्दों से जुड़ी हुई ही हो सकती है। कौन सा? स्वायत्तता की मांग। तमिलनाडु में हिंदी, जैसे कि तमिलनाडु में देखिए तमिलियन ज्यादा चलता है वहां, तो तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध करते हैं, के वर्चस्व का विरोध। और पंजाब में पंजाबी भाषा एवं संस्कृति, पंजाबी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन, किसी भी नौकरी में पंजाबी आना जरूरी है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब एक होता है कि अपनी भाषा को, संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग। इसके मतलब कि ये सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों के कुछ उदाहरण में माना जा सकता है। इसके भी कुछ उदाहरण, कुछ राज्य ऐसा करते हैं, कुछ राज्य ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हिंदी भाषी, हिंदी देखिए हमारी पूरी राष्ट्र की भाषा है, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर, क्षेत्रीय भाषाओं की प्रभुसत्ता के लिए देखिए स्वायत्तता की बात है, अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व, हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व, ऐसी बातें निकल के आती हैं। तो इस प्रकार से होती है स्वायत्तता, सांस्कृतिक भाषाई आधार, व्यक्ति और इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस पे। और इस प्रकार से दरअसल बात क्या है, 1960 के दशक, 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू किया गया। क्या कहते हैं? हिंदी को लागू करने के विरोध में 1960 के दशक में हिंदू को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए थे। तो वही बात है जो हमारा टॉपिक है, क्या? राज्यों की विधायी, वित्तीय और शासकीय स्वायत्तता संबंधी मांगे। तो ये इस तरह की मांगे थी क्योंकि राज्य समय समय पर रखते रहते हैं, कुछ वामपंथी रखते हैं, कुछ तमिलियन रखते हैं, कुछ पंजाबी रखते हैं। तो इस तरीके से हिंदी तो हमारे देश की भाषा है, राष्ट्र भाषा है, लेकिन कई तमिलनाडु वगैरह में तमिल के लिए भी काफी बड़े आंदोलन किए गए। तो 1960 के दशक में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई कि तमिल
कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में भी आंदोलन किए गए। तो इस प्रकार से हमारी जो भूमिका रही, ये राज्यों की विधायी, वित्तीय और शासकीय स्वायत्तता संबंधी मांगे, ये हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं था। इसमें हमको समझना था कि कहाँ किस तरीके के विरोध के स्वर आए, जो कि राज्यों को अपनी स्वायत्तता के अधिकार देने के लिए, जो समय समय पर एक घटनाएं हुई, इसके बारे में चर्चा और परिचर्चा हुई, जो कि हमारे राजनीतिक पहलू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की भूमिका, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य में राज्यपाल होते हैं, तथा राष्ट्रपति शासन। कब लगता है राष्ट्रपति शासन, क्यों लगाया जाता है, क्या भूमिका होती है राज्यपाल की राष्ट्रपति शासन लगाने में, किस प्रकार से इसकी विवेचना होती है और किस प्रकार से इसके पहलू होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या विकारण होते हैं। तो देखिए, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यपाल की भूमिका केंद्र एवं राज्यों के बीच हमेशा से ही, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। क्या रहा है? हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। राज्यपाल, हम गवर्नर को डिफाइन कर रहे हैं, राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। निर्वाचित मतलब इसके आप वोट नहीं देते हैं, आम जनता के वोट से नहीं बनता, पदाधिकारी नहीं होता। राज्यपाल जो होता है वो निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल जो बनाए जाते हैं सेवानिवृत्त, रिटायर, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ, ऐसे ही लोग हुए हैं मैक्सिमम जो राज्यपाल बनाए गए हैं अब तक। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान में हमारा जो यूनियन शब्द है आपके पास, संघ वही है, उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। अतः राज्यपाल के फैसलों को गवर्नर, क्योंकि केंद्र की नियुक्ति करता है तो इसलिए राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों, अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप, इंटरफेयर, हस्तक्षेप का मतलब इंटरफेयर, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं, के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य
जब केंद्र और राज्य में अलग दल, डिफरेंट पार्टी हो, अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं, मतलब उनकी सरकारें होती हैं अलग अलग तरह की, तो तब क्या होता है, तब राज्यपाल की भूमिका, जो रोल है गवर्नर का, क्या होता है, और विवादास्पद हो जाती है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र एवं राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी या लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। इसीलिए राज्यपाल के फैसलों अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं, जब अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं, अलग अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं, तब राज्यपाल की भूमिका, गवर्नर का जो रोल होता है वो क्या होता है, और विवादास्पद हो जाता है, विवादों से घिरा हुआ है। ये थी राज्यपाल की डेफिनेशन। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामले। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामले, मतलब कि संघ, आपके यूनियन और स्टेट के रिलेटेड जो भी मामले हैं, जो भी मैटर्स हैं, के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक कमीशन का गठन किया गया। 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में इसमें पढ़ाया था। इस आयोग को you have remembered that सरकारी आयोग, अगर आपको रिमेंबर हो तो इस आयोग को सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है। पूरा ब्रीफ डिस्कशन हमने किया था इस पर। We have already defined the सरकारी आयोग, if you have remembered that, कि इस आयोग ने (1998) में अपनी रिपोर्ट, 1998 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपालों यानी गवर्नर्स की नियुक्ति, रिक्रूटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स अनिवार्यता निष्पक्ष होकर, फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ न मिल पाए केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, इसके लिए इस पूरी नियुक्ति को, जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर्स का, वो फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से
प्रोविजंस, कौन सा प्रोविजन है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। इसके द्वारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 हैव एक्सप्लेन दैट, इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामले के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है और इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यतः निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। अनिवार्यतः राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यतः निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक आर्टिकल 356, इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन, सारा का सारा पावर राष्ट्रपति के पास रहता है। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा है। I hope you all note down the some important topics in your notebook. Now we have proceed the some important another points on the concerned lecture. Governor role. इस प्रावधान को किसी राज्य में, मतलब राष्ट्रपति शासन को किसी भी राज्य में तब लागू करते हैं। आप इसका प्रोसीजर बता रहे हैं क्यों लगाया जाता है, तब लागू करते हैं। क्या ऐसी कंडीशंस आ जाती है? व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी हैव सूट इमरजेंसी, कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार न चल सके, के उपबंधों के, भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, अनुसार नहीं चलाया जा सकता, उस केस में इमरजेंसी लगा दी जाती है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, परिणाम स्वरूप संघीय सरकार, देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम बात करते हैं, कभी भी किसी केंद्र सरकार का वर्णन नहीं किया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान हमेशा एक संघ और राज्य की विवेचना करता है। Our Indian Constitution had elaborated always a union and a state, not written as this word the central government. कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा नहीं करते हैं अपने संविधान में। इस प्रावधान को, मतलब कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन को, इस प्रावधान को किसी राज्य में तब तक लागू नहीं करते हैं जब तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंध की, मतलब भारतीय संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। राज्य सरकार का
अधिग्रहण कर लेती है। क्या करती है उस कंडीशन में? संघीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। पार्लियामेंट की आपको एक पॉजिटिव अटेंशन मिलेगी तभी आप इसको कर सकते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन का ऐसा प्राविधान किसी राज्य में तब लागू कर सकते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है और इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। अब इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार होता है। राज्यपाल को आर्टिकल 356 यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त, गवर्नर को पावर है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा को किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल पर आज का वीडियो में यहीं तक समापन करते हैं। अगले वीडियोस देखने के लिए आप ट्यून करते रहें हमारे महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया को। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम चला रहे हैं क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि आज किसी तरह के टेक्निकल व्यवधान यहाँ क्लासरूम में आ गया है, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर सबमिट कर रहे हैं। जो बचे हुए रिक्वायर्ड लेक्चर्स हैं वो हम अगले सत्रांश में देंगे। बहुत ही जल्द हमारा लेक्चर आपके समक्ष आएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, स्टडी सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत जल्दी हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें।